नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 1 जुलाई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सप्लेन पेज से एनालिसिस है दैट इज़ रिलेटेड टू पोएम। देखो बेसिकली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने थर्सडे को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट अचीव किया है। वो ये कि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल PSLV होता है, इसके 4 स्टेजेज होती हैं लॉन्चिंग करने की बात की जाए, जिनमें 3 स्टेज जो होती हैं वो तो देखो अलग होकर के और ओशंस में गिर जाती हैं। फिर बची लास्ट स्टेज जिसको बोलते हैं PSLV की 4th स्टेज, तो PS4 उसको बोला जाएगा। तो PS4 स्टेट क्या है कि फाइनल जो सैटेलाइट जो होता है उसको उसके ऑर्बिट तक ले जाने का काम करता है। तो ऐसे में ये जो 4th स्टेज है ना, इस 4th स्टेज की यूटिलिटी कुछ नहीं रहती, वो केवल एक स्पेस जंक, दैट मीन्स मतलब यूँ मानो कि अंतरिक्ष में गंदगी के तौर पे पड़ा रहता है। फिर वो टाइम आने के साथ में डिके हो जाए तो ठीक है, बाकी वो वहीं पे पड़ा रहता है, दूसरे सैटेलाइट्स को भी डैमेज कर सकता है। तो क्यों ना इस PS4 पार्ट को यूज़ किया जाए। इस चीज़ पर इसरो ने एक अचीवमेंट गेन किया है, इसी को पोएम बोला जा रहा है। पोएम स्टैंड्स फॉर व्हाट? PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल और पोएम। ये जो PSLV का जो चौथा पार्ट होता है, ठीक है, देखो होता क्या है, जैसे सैटेलाइट लॉन्च होता है तो लॉन्च ले जाने के लिए रॉकेट होता है, ये पूरा का पूरा ये लॉन्चिंग व्हीकल, इसमें एक एक पार्ट है वो सेपरेट होता चला जाता है। लास्ट में बचता है ये 4th वाला पार्ट। तो इस 4th वाले पार्ट की यूटिलिटी निकाली गई है, ये इसी को पोएम बोला जा रहा है। ओके, तो पोएम बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें PSLV का 4th और फाइनल स्टेज जो होगी उसको यूज़ किया जाएगा, जिससे कि वो किसी भी सैटेलाइट को सेटल करने के लिए, या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि यूज़फुल नहीं था, डिस्कार्ड होता था, बट उसको अब यूज़ किया जाएगा। किसके लिए? कोई एक्सपेरिमेंट करना है मान लो स्पेस में, उसके लिए। तो इस चीज़ के लिए ये अभी एक्सपेरिमेंट किया गया है थर्सडे को। PSLV C53 लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, पुल्लिकट लेक, वहाँ से लॉन्चिंग हुई है। इसमें सिंगापुरियन सैटेलाइट्स हैं 3। तो इसके अलावा ये चौथी जो स्टेट रहेगी जो इन सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगी, उस स्टेट का पार्ट बचेगा उसको यूटिलाइज करने की बात की गई है। ये एक तरीके का स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म होगा जो कि ऑर्बिट में ले जाकर के स्टेबिलिटी आएगी। सीधी सी बात है कि ग्रेविटेशन से बाहर निकलने के बाद में ऑर्बिट में आपने डिप्लॉय कर दिया तो सैटेलाइट भी तो वहाँ पे फिक्स हो जाता है ना। तो उसी तरीके से इस 4th पार्ट को भी वहाँ पे सेटल कर दिया। इससे क्या होगा कि अब इस 4th पार्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि वो अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट में रोटेट करता रहे वहाँ अपने ऑर्बिट में, ठीक है, रिवॉल्व करता रहे अर्थ के चारों तरफ। तो उसमें क्या होगा कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, और प्लस में क्या किया गया है कि इसमें लिथियम आयन बैटरीज भी ऐड कर दी गई है। अब ये एक तरीके से छोटा एडिशनल सैटेलाइट टाइप कुछ चीज़ सेटल हुई कि नहीं। अब आप स्पेस में कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसीलिए तो इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ, इन्होंने क्या कहा कि बोला प्राइमरी मिशन तो हो ही जाएगा, ठीक है, PSLV के लॉन्चिंग जो सैटेलाइट्स को ले जाया जा रहा है उनको, पर उसके बाद में जो 4th स्टेट बचेगी ना, 4th स्टेज PS4, बोलो वो वहां पर बैठ करके कविताएं लिखेगा। एक कहते ना कि कवि के अंदाज में ये बात कही जी कि कुल मिला के बात ये है कि 4th स्टेट जो कि फाइनली स्पेस जंक के तौर पे घूमती रहती है, बोला अब उसकी यूटिलिटी हमने निकालनी है, ठीक है ना। तो पोएम क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इसको वहाँ पर बनाए रखेगी। एक तो नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम होगा, NGC सिस्टम होगा, ठीक है, जो कि प्रॉपर मैनर में इसको किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, कितनी एल्टीट्यूड पे बने रखना है, ठीक है, ओरिएंटेशन क्या रखना है, वो सारी चीज़ें। देखो जिस तरीके से एक सैटेलाइट को गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही ये PS4 जो पार्ट है PSLV का 4th स्टेज, वो भी वैसा ही कुछ काम करेगा। फ़र्क इतना सा है कि फुल फ्लेजेड सैटेलाइट की बजाय कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए हेल्प ली जा रही है। तो कितना बेनिफिट हो जाएगा इससे, ठीक है। तो इसमें PS4 में एक तो टैंक तो होगा ही। टैंक इसलिए क्योंकि फ्यूल तो होता ही है, तभी तो वो ले जा पाता है। 3 स्टेजेस जब खत्म हो जाती हैं तो चौथी स्टेज में फ्यूल होता है, तभी तो वो लेके जाता है सैटेलाइट को फाइनल स्टेज तक। लिथियम आयन बैटरीज होंगी, इसके अलावा उसमें सेंसर्स लगे होंगे, मैग्नेटोमीटर लगा रहेगा,
इसके अलावा जायरो और नाविक से एसोसिएशन रहेगा जिससे कि उसको टारगेटेड मैनर में फिक्स किया जा सके। हीलियम गैस स्टोरेज भी उसमें अवेलेबल होता है, ये तो पता ही है आपको कि फाइनल स्टेज में आपको थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो शुरुआती स्टेज की जो 3 स्टेजेस में तो काम क्या होता है पीएसएलवी में कि अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकाल दिया जाए, एटमॉस्फेयर के आउटर सरफेस तक ले जाया जाए, आउटर एरिया तक ले जाया जाए। फिर फाइनल जो थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर हीलियम गैस की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं, वो तो होती है ही इसमें। बाकी उसके अलावा और एडिशनल चीज़ें डाल दी गई है, सोलर पैनल, लिथियम आयन बैटरी और ये सारा, जिससे कि वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जा सके। इसके पहले भी इसरो ने किया था 2019 में, जब पीएसएलवी C44 लॉन्च किया था उसमें माइक्रोसेट आर और कलाम सेट V2 ये सैटेलाइट लॉन्च किए थे। उसमें भी 4th स्टेज जो थी उसको एक बार ऑर्बिट में स्टेबल पोजीशन में लाने की बात की थी और वो हुआ भी था। अब क्या कर दिया गया है, इस कैपेसिटी को और ज़्यादा एडवांस करने के एफर्ट्स, पर अब जो है ये थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो एक कदम और आगे बढ़ा लिया गया है कि एक तो कुछ हिस्सा बेकार चला जाता, अब उस हिस्से का यूटिलिटी होगी तो बेनिफिट तो डेफिनेटली होगा कि नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सिंगल प्लास्टिक यूज बैन क्यों किया गया है, इसके पीछे के कारण हम जानेंगे। अभी तक हमने देखा कि सिंगल प्लास्टिक यूज बैन किया गया है जो कि 1 जुलाई आज से इंप्लीमेंटेशन में आ गया है, ठीक है ना। आप देखो इसके लिए क्या है प्रोविज़न कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोका जाए। अगर कोई भी वायलेशन में मिला, ये जो नए रूल्स अभी इंप्लीमेंट हो रहे हैं आज से, इनका वायलेशन कहीं पर भी होता हुआ मिला तो 5 साल की सज़ा या 1 लाख रुपए का फ़ाइन या दोनों चीज़ें इम्पॉसिबल होगी, इम्पोज की जा सकती हैं। अब जान लेते हैं क्या है ये पूरा मुद्दा। देखो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की अगर पूरा नाम देखो तो मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक सोर्सेज को और सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूसेज को दोनों को बैन करने की बात की है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें कैटेगराइज की गई हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो एवरीडे यूज़ में ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसी ना हो पर फिर भी वो कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं और कचरे की तरफ फेंक देते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये कैटेगरी ज़रूर देख लेना आप। इन कैटेगरीज में से आजकल यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या चीज़ों पर बैन किया है, प्लास्टिक स्टिक यूज्ड ईयरबड्स, कान साफ करने की जो स्टिक होती है उनमें प्लास्टिक यूज़ होता है तो उनको बैन कर दिया। सिगरेट पैकेट्स को बंद कर दिया। प्लास्टिक फ्लैग्स, झंडे जो बनते हैं उनको, कैंडी और आइसक्रीम में जो रैपिंग होती है उनको बंद कर दिया है। पॉलीस्टायरीन थर्मोकोल जिसको बोलते हैं जो डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है उसको बैन कर दिया है। बैलून के लिए स्टिक यूज़ होती है वो भी बैन हुई है और बैलून भी बोल दिया है। प्लास्टिक ग्लासेस, बैलून नहीं, बैलून के लिए स्टिक्स, ठीक है ना। इसके अलावा प्लास्टिक ग्लासेस, कप, प्लेट्स, कटलरी, ट्रे, इनको भी बैन किया है। इसके अलावा पैकेजिंग और रैपिंग फिल्म जो आती है जैसे हम गिफ्ट आइटम पैक करके लेके जाते हैं वो मेनली एकदम पतली, मोटी वाली थिकनेस नहीं, इसमें देखो 100 माइक्रोन से कम वाली की बात कर रहे हैं हम, है ना। स्वीट बॉक्सेस प्लास्टिक के जो आते हैं वो, प्लास्टिक पॉलीवाइनिल क्लोराइड बैनर जो पीवीसी के बैनर बनते हैं जिनकी थिकनेस 100 माइक्रोन से कम है उनको, इस तरीके से ये चीज़ें बंद कर दी हैं, थोड़ा ये ध्यान रखना। और प्लास्टिक की जो स्टाइरर है, जहाँ तक मुझे छलनी है, वो भी बैन कर दी गई है, ठीक है। अब आप देखो इसमें पॉइंट क्या आ रहा है, पीछे के जो पॉइंट्स थे वो आप ऐड करते जाओ कि कितना कचरा प्रोड्यूस होता है, कितना ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। उसी में ऐड और करना चाहो तो एस्टिमेट ये बताता है कि लगभग 150 मिलियन टन का प्लास्टिक गार्बेज जो है वो हमारे यहाँ पर वाटर बॉडीज़ में फ्लोट कर रहा है, चाहे फिर वो रिवर्स हो चाहे ओशियंस हो। इंडिया की हम बात करें स्पेसिफिकली, तो ऐसे में इस तरीके से मरीन इकोसिस्टम को बिगाड़ना, रिवर एक्वाटिक इकोसिस्टम को बिगाड़ना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या हैजार्डस हेल्थ इफेक्ट आते हैं भाई, सीधी सी बात है, जब भी ये जो पतली थिकनेस वाले जो ये प्लास्टिक होते हैं ये डिग्रेड जब होते हैं ना, डिग्रेड वैसे तो नहीं होते कि जल्दी से बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये डिसइंटीग्रेट होते हैं बेसिकली। और माइक्रो प्लास्टिक है ना वो रिलीज होता है इनसे, जो कि या तो सॉइल में मिलेगा या पानी में मिलेगा और उसके थ्रू हमारे फूड चेन में आएगा और फिर हमारी बॉडी में जब जाएगा फूड इनटेक के साथ में, फिर हमारे ऑर्गन्स को डिसफंक्शन करवाना शुरू कर देगा, जिससे कि फिर बाद में भारी भरकम बीमारियां बननी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। चाहे फिर वो हार्मोन रिलेटेड मैलिग्नेंसीज आ जाए, मतलब हार्मोन फ्लक्चुएशंस होना, इनफर्टिलिटी, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। ऑटिज्म जो ऑलरेडी हम कितनी बार देख चुके हैं कि बच्चों में
कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बिहेवियरल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसके अलावा माइक्रोप्लास्टिक इस इकोसिस्टम में मिलने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मार देता है और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है, मतलब बीमारी फैलाने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वायरस, जीवाणु, विषाणु, इनको तैयार कर देता है, जो कि हमारे लिए वैसे डेडलीस्ट होते हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर किसी इंडिविजुअल को हल्का सा भी अमाउंट इस बिसफेनोल ए, ठीक है, बाइसफेनोल ए, BPA का एक्सपोजर हो जाए, ये एक ऐसा केमिकल है जो कि प्लास्टिक में यूज होता है, तो बोला इससे कैंसर, हमारी बॉडी में जो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो, मतलब हमारी इम्यूनिटी डाउन चली जाएगी, प्यूबर्टी जल्दी आ जाएगी, जवानी जल्दी आ जाती है उम्र से पहले, ठीक है, ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम, बोले ये आनी शुरू हो जाती है जब प्लास्टिक में ये जो केमिकल यूज़ किया जाता है इसका एक्सपोजर अगर किसी इंडिविजुअल को लो क्वांटिटी में भी हो जाए तो। इसके अलावा मेडिकल वेस्ट जो है, हम जो इक्विपमेंट, सिरिंज यूज़ करते हैं, कभी हम नॉर्मली देखें तो किसी को अगर ड्रिप चढ़ती है तो आप देखते हो बॉटल प्लास्टिक की, कितना मटेरियल हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, तो उसमें PVC और इसके अलावा जो थैलेट्स है ना, थैलेट्स बोलते हैं इसको, PHTHALETES, ये भी एक केमिकल ही होता है, ठीक है, पैथैलेट्स जिसको हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा और ढंग से बोलने में आ जाए तो ये केमिकल यूज़ होता है प्लास्टिक में। आप देखो इससे भी पब्लिक हेल्थ इश्यूज आते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, डाइऑक्सीन्स या फिर मरकरी रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, और मरकरी बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, ठीक है, कैंसर, वही कंजेनियल इम्पेयरमेंट्स आना, ठीक है, मतलब वही रिप्रोडक्शन में रिलेटेड जो इश्यूज है वो, हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़, प्यूबर्टी जल्दी आना, ठीक है, इनफर्टिलिटी, इम्यून सिस्टम डैमेज होना, तो ये चीज़ें हैं। WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से देखें तो ये कहा गया है कि माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स जिनकी साइज 150 माइक्रोमीटर से कम है, वो देखो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। इसका मतलब उल्टा हम देखें तो 150 माइक्रोमीटर से अगर ज़्यादा थिकनेस का प्लास्टिक आप यूज़ करते हो तो उसमें जो माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स रिलीज होते हैं उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करे, इससे रिलेटेड अभी तक कोई स्टडी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट 150 माइक्रोन से कम थिकनेस के प्लास्टिक्स को बैन करने का मानस बना के रेडी है। बाकी और रिसर्च की जाएगी कि कितना हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। अगर माइक्रोप्लास्टिक की साइज की बात करें, अगर 150 से मान लो 200 माइक्रोन की भी प्लास्टिक माइक्रो पार्टिकल्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो फिर 200 को भी हमें बैन करना पड़ेगा। इसका मतलब प्लास्टिक की थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी? प्लास्टिक प्रॉब्लम नहीं है, प्लास्टिक का ट्रीटमेंट प्रॉब्लम है। ट्रीटमेंट नहीं होता, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रॉपर रिकलेक्शन नहीं होता है। रिकलेक्शन नहीं होता तो आप ट्रीट कैसे करोगे? ठीक है, तो ट्रीटमेंट के लिए क्या निकाला जाए कि मोटा प्लास्टिक यूज हो, जो कि फिर बाद में कलेक्टर, जो भी गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं वो कलेक्ट करें और फिर उसको रिसाइकिल किया जा सके। इससे क्या है कि एक जो प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए और प्लास्टिक पे बेस्ड इंडस्ट्री को भी प्रॉब्लम नहीं आए और हेल्थ का भी इशू थोड़ा डाउन हो जाए, है कि नहीं? इसके अलावा देखा जाए तो अभी 15% जितना भी प्लास्टिक हम यूज करते हैं उसका 15% हम जला देते हैं। तो जलाना कोई सोल्यूशन है क्या? जलाते हैं तो वो एमिट करता है क्या? मरकरी को, पीसीबीज को, ठीक है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, ये भी हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। डाइऑक्सीन्स हैं वो हमारी सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और आप जानते हो कि कितनी ज़्यादा जहरीली पॉइजनस गैसेज हैं वो रिलीज होती है, जो कि ह्यूमन, एनिमल और प्लांट तीनों के लिए डेडलीस्ट साबित होती हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि प्रॉपर रेगुलेशन हो और बैन करने वाली चीज़ को बैन भी किया जाए। अब ये देखो, ये हाल रहता है प्लास्टिक का, आपको पता है, और फिर ये जानवर इस तरीके से खाते रहते हैं। इनमें से खा लिया तो फिर इनके पेट में जा करके फिर वो वैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिससे डेथ हो जाती है फिर जानवरों की भी। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है, इसमें बैन करने से ये बेनिफिट होगा कि कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम किया जाएगा, जैसे कि प्लास्टिक की बजाय हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज़ करें या फिर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जिसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से ड्रॉन हो। इससे क्या होगा कि एक तो वो ज़्यादा समय तक एनवायरनमेंट में टिकेगा नहीं और एनवायरनमेंट में
टिकने की व्यवस्था भी है तो वो मोटा प्लास्टिक होगा तो उसको रिकवर भी करना पॉसिबल हो पाएगा। या फिर ये कह दो कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को और ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, पानी की बोतल होती है, उसको हम रीयूजेबल वाटर बॉटल से रिप्लेस कर सकते हैं, मोटे प्लास्टिक की पानी की बोतल से, जो हम फ्रिज में ऐसे यूज़ करते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा हो गया कि बिस्लरी कार, ये पानी हम खरीदते हैं ना, इसमें पानी उठाया, वो बॉटल फेंक दी कचरे में, वो नहीं होगा। दूसरा, आप देख सकते हो कि कटलरी, जो हम खाने पीने के लिए बर्तन छोटे मोटे यूज़ करते हैं शादी में, प्रोग्राम्स में, तो वो बैम्बू से रिन से बने हुए यूज हो, या तो वो रीयूजेबल हो। नहीं, पहले के ज़माने में आपको पता है सिटिंग पोजीशन, नीचे बिठा करके, और साउथ में तो अभी भी होता है और बहुत जगह गाँव में भी अभी भी होता है, जहाँ पत्तल दी जाती थी, वो पत्तल भी आजकल तो प्लास्टिक की देने लग गए। कितनी गलत बात है। पत्तल का मतलब पत्ते से बना हुआ तल, ठीक है, तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है पत्ता। तो ऐसे में हमारी जो कल्चरल आइडियाज़ है ना, उनको भी रिवाइवल मिले तो भी हम बहुत बेनिफिट में रह सकते हैं। इसके अलावा ये देख सकते हो रीयूजेबल क्लोथ्स, इनको क्लॉथ से बने हुए बैग्स को यूज़ करें, बजाय कि हम प्लास्टिक के बैग्स से खरीदने जाएं सामान कुछ भी। ठीक है, थोड़ा सा एक कल्चर होना चाहिए कि आप अपना बैग खुद लेकर के जाओ, राइट। इसके अलावा बैलून में स्टिक की बजाय या तो धागा हो जाए तो वो थोड़ा ठीक रहता है। स्मोकिंग की बात करें तो वैसे तो बैनिंग ही कर दो कि भाई सिगरेट मत पियो, पर फिर भी अगर कोई पीता ही है तो उसका जो फिल्टर है ना सिगरेट का, वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, जिससे कि वो सिगरेट को पीने के बाद जो बर्ट बच जाता है वो फिर बाद में खराब ना करे एनवायरनमेंट को। इसके अलावा जो स्पॉन्ज यूज होता है, जिसमें केमिकल्स यूज होकर के फिर बाद में स्पॉन्ज तैयार होता है, बोलो उसकी बजाय हम नेचुरल फाइबर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक कॉटन बर्ड्स हैं, उनमें जो बीच में प्लास्टिक का मटेरियल है, जो स्टिक जो प्लास्टिक की होती है, उसको हटा करके हम या तो एकदम टाइट पेपर या फिर लकड़ी यूज कर सकते हैं आराम से, है कि नहीं। इसके अलावा क्लोथ जो है वॉशेबल हम यूज करें। ठीक है, जैसे डाइपर्स की फॉर एग्जांपल बात करें, छोटे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए डाइपर यूज करते हैं, तो डाइपर में बायोडिग्रेडेबल कंटेंट होना चाहिए कि जो वो फिर एनवायरनमेंट में मिलके खत्म हो जाए, ऐसा ना हो कि वो फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, पैडमैन आपको याद आ गई होगी मूवी, उसमें किस तरीके से वो मटेरियल तैयार होता है, कहाँ से मंगाया जाता है, समझ गए। तो ऐसे ये काम चलता है। ओवरऑल देखा जाए तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करने के पीछे के कारण हमने अच्छे से समझ लिए हैं। क्या क्या रेगुलेशन है वो हमने पीछे कई दिनों से लगातार इस इशू को हम देख ही रहे हैं। तो ये इशू अच्छे से तैयार कर लेना प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से। आगे चलते हैं। अभी एक ब्राइबरी मतलब रिश्वत का केस पकड़ में आया है, सीबीआई ने ये केस है वो हैंडल किया है। देखो, पिछले हफ्ते की बात है जब एक जॉइंट ड्रग्स कंट्रोलर, जो कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहा है, नाम है डॉक्टर एस ऐश्वरा रेड्डी। ठीक है, तो ये तो हो गया एक इंडिविजुअल जो कि जॉइंट ड्रग रेगुलर कंट्रोलर के तौर पे अपॉइंटेड है। दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल दूसरा जो कि इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या गवर्नमेंट ऑफिसर को ब्राइब दे रहा था 4 लाख रुपए की, और वो जो दूसरा बंदा जो 4 लाख रुपए की ब्राइब दे रहा था वो दिल्ली में एक कंपनी है उससे एसोसिएटेड है, उसका रिप्रेजेंटेटिव था। और फिर ये 4 लाख की जब लेन देन हो रही थी, नेगोशिएशंस हो रहे थे, तब सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ लिया। और इसके लिए सीबीआई ने पिछले कई दिनों से इस पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ लिया था। देखो, कभी भी ट्रैप करती है ना, सीबीआई हो या फिर कोई भी एंटी करप्शन ब्यूरो हो, वो अगर काम करते हैं ना तो उसके पहले देखते हैं, पहले से देख लेते हैं कि हाँ भाई इसके चाल ढाल क्या चल रहे हैं। ठीक है, लोग तो समझते हैं कि भाई हमारा किसी को पता नहीं है, करोड़ों के अंदर घपले कर रहे हैं, बढ़िया, बट जिन लोगों को पता नहीं होता है उन लोगों के, और वो घपले किए जा रहे हैं, उनके चारों तरफ की पूरी फील्डिंग सेट कर दी जाती है इन एजेंसीज के द्वारा। और ये वेट किया जाता है कि अभी हजारों का खेल है, थोड़ा लाखों करोड़ों तक खेल पहुंचने दो, फिर देखते हैं इसको। और जैसे ही बड़ा खेल होता है, क्योंकि नज़र तो रहती है, ट्रैप कर लेते हैं वहीं पे। अब ये 4 लाख रुपए अपने आप में अच्छा खासा अमाउंट है। इसके आगे देखें, अब बात ये आती है कि ये ब्राइब किस बात के लिए दी जा रही थी। ये रिश्वत दी जा रही थी कि एक कंपनी है जिसका नाम है बाइकॉन, और उसने एक इंसुलिन इंजेक्शन तैयार किया था और उसके 3rd फेज के ट्रायल्स कंडक्ट होने थे। उसमें से ये जो जॉइंट ड्रग कंट्रोलर है मिस्टर रेड्डी, इनसे नेगोशिएट करके ये प्रोग्राम बनाया जा रहा था कि 3rd फेज में
इन्फेक्शन विन्फेक्शन अगर लोगों के होते हैं तो आप उसमें थोड़ी छूट दे देना हमें, जिससे कि हमारा वैक्सीन, हमारा इंजेक्शन जो है मार्केट में बिक सके। अब सोचो कितना ज़्यादा एथिकल कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है यहाँ पर। तो ये केस स्टडी है आपके लिए जो कि जीएस पेपर 4 में हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। तो एफआईआर में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो बाइकॉन कंपनी है, इसने अपनी तरफ से बायो इनोवेट करके एक अपना खुद का वैक्सीन तैयार किया, वही बात है, ठीक है ना। पर वही चीज़ है कि जो फेजेस में जो ट्रायल होने थे, चेक होना था कि कितना इफेक्टिव है वो इंजेक्शन, वो इफेक्टिविटी नहीं आने की वजह से ये यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ चल रहे थे, जो कि कितने लोगों की ज़िंदगियों को दाव पे लगा सकता था ये मुद्दा। तो यहाँ पर आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन सी वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑफिसर की, क्योंकि आप भी एक सिविल सर्वेंट की सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। और यही चीज़ें होती हैं, देखो जीएस पेपर 4 में जो वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ में जो हमारे कहते हैं ना कि जो लीडर रहे हुए हैं उन्होंने क्या बातें कह दी, उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, और उन वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ कहाँ होते हुए देखते हो और आप कैसे बच सकते हो, यही जीएस पेपर 4 है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे लेना, ओके। तो थोड़ा बताना, आप मुझे देखें, बता सको तो कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई यहाँ पर एक इंडिविजुअल की, जो यहाँ पर ये इंडिविजुअल है जॉइंट ड्रग कंट्रोलर मिस्टर रेड्डी, ओके। फिर हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। देखो आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। उसमें ये कहा गया है कि बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है ना, वो 6 सालों के लोवेस्ट लेवल पे चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंकों के ऊपर जो लोड था वो बहुत हद तक कम हो पाया, जिससे कि अब वो क्रेडिट दे पाएंगे। अब जब वो क्रेडिट देंगे तो हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी। तो बेसिकली ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना चल रहा है, देखो मार्च 2021 में ये था 7.4%, मतलब जितना भी लोन दिया हुआ था ना बैंकों के द्वारा, उसका 7.4% तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कन्वर्ट हो चुका था, पर उसको रिकवर करते करते अभी 5.9% के लेवल पे लेके आ चुके हैं मार्च 2022 में, जो कि अपने आप में अच्छा अचीवमेंट है। तो ये तो हो गया ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसमें लोन दिया है और उसका टोटल अमाउंट ऐड कर दिया कि कितना लोन हमारे हाथ से निकल गया, कि भाई ना तो प्रिंसिपल आया ना उसका इंटरेस्ट आया। अब उसमें से ग्रोस जो आ गया ना, उसमें अगर हम देखें कि जो प्रोविजनिंग की गई है, प्रोविजनिंग का मतलब हो जाता है कि बैंक ये सोच ले कि हमने इतना लोन दे दिया, अब उस लोन को दिया है तो बैंकों को भी तो उस लोन की अमाउंट को, किसी ना किसी का डिपॉजिटेड अमाउंट था उसी को तो उन्होंने लोन दिया है ना। तो उस केस में उस लोन को जब वो बर्बाद समझ लेते हैं कि रिटर्न आने वाला ही नहीं है, तो उस केस में वो क्या सेटल करेंगे, वो इस तरीके से देखेंगे कि भाई हमें भी हमारे पॉकेट से कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन डिपॉजिटर्स को देना पड़ेगा। उसको बोल देते हैं प्रोविजनिंग, कि भाई हमारे हाथ से तो निकल गया। अब उस प्रोविजनिंग को अगर आप एडजस्ट कर देते हो, मतलब ग्रोस एनपीए में आप प्रोविजनिंग को एडजस्ट कर दो, माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कि टोटल जितना लोन दिया हुआ है उसका कितना परसेंट चल रहा है, 1.7%, जो कि अपने आप में ठीक ठाक है, ठीक है। तो ऐसे में यही बात बोली गई है आरबीआई की इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कि कि हमारे बैंकों पर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का लोड था वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है पिछले अगर 1 साल की बात करें। इसके अलावा आपको थोड़ा सा बेड बैंक के बारे में पढ़ना है, द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL, और इसके साथ में एक और एंटिटी है, दोनों को मिलाकर के बेड बैंक बोला गया है, वो एक बार आप जरूर पढ़ोगे, ठीक है ना। उससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है। बाकी आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उससे रिलेटेड आप नोट मेकिंग जरूर कर लेना, अच्छी सी वेबसाइट ढूंढ लेना, कोई सी भी दृष्टि आईएएस की, इनसाइट्स की, किसी में भी आपको कंटेंट बढ़िया मिले लिख लेना उसको, क्योंकि बेड बैंक पे क्वेश्चन बन सकता है आने वाली एग्जाम्स में। नेक्स्ट है, देखो स्मॉल सेविंग स्कीम्स की जो रेट्स हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं वो देख सकते हो यहाँ पर। एक तो सुकन्या समृद्धि योजना आती है, इसके अलावा अगर देखो तो पेंशन स्कीम्स आ जाती है, पीएफ आ गई, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनमें गवर्नमेंट के पास में थोड़ा फंडिंग अवेलेबल हो जाती है इन स्कीम्स के बेसिस पे, जिससे कि वो अपना खर्चा चला के काम चला लेती हैं। तो एक तो ये सुकन्या समृद्धि स्कीम है ना, इसके बारे में आप एक बार यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पढ़ोगे। फिर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ रिलेटेड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वैसे अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता था,
पर अभी तक वो अब इंटरनेशनल लेवल पे तो रिलीज़ होती नहीं है। अब नेशनल लेवल की बात करें तो हमारे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो रिलीज़ करती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, जिसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है स्टेट्स को। एक तो अचीवर्स, एक कैटेगरी आ जाती है आपकी एस्पायरिंग स्टेट्स, और तीसरी कैटेगरी होती है इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम। तो टॉप अचीवर्स में कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना, नाम याद रख लेना, ठीक है ना। इसमें आप देखो कि इन स्टेट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना के अलावा हरियाणा, कर्नाटका और पंजाब, तमिलनाडु, ये 4 स्टेट्स और हैं जिनको टॉप अचीवर्स की रैंकिंग में रखा गया है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में अगर देखें, क्योंकि इन्होंने 2020 के टाइम पे जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस किए थे उन पर बहुत अच्छे से काम किया है, ठीक है। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री रैंकिंग देती है, ठीक है। तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को कौन कितने अच्छे से इंप्लीमेंट करता है, इसका मतलब एनवायरनमेंट ऐसा हो, इकोसिस्टम ऐसा हो कि बिजनेस हाउस वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करें, कहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा रहा, बिजनेस करना कहाँ आसान रहा, उसी के बेसिस पे ये रैंकिंग दी जाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो टॉप अचीवर्स की रैंकिंग में 7 स्टेट्स हो गए। फिर आप देखोगे एस्पायरिंग कैटेगरी में असम, केरला, गोवा टॉपर्स रहे, बाकी ये फॉलोअर्स ये रह गए। और इमर्जिंग बिजनेस की कैटेगरी में देखोगे तो दिल्ली, पुदुचेरी और त्रिपुरा, इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया, बाकी ये स्टेट्स हैं, ठीक है ना। तो आपने अपने स्टेट के बारे में थोड़ा देख लेना कि आपका कौन सा स्टेट है। जैसे मैं मेरे स्टेट की बात करूं तो राजस्थान है, तो ये एस्पायर कैटेगरी में आ जाता है। ओके, आगे चलते हैं। फिर एक न्यूज़ ये भी है कि G20 की देखो प्रेसिडेंटशिप अब किसको मिल रही है, चेयरमैनशिप किसको मिल रही है, इंडिया को। और इंडिया की मतलब एक इस तरीके की रिपोर्ट हाथ लगी है चाइना के कि जी जम्मू कश्मीर में अभी ये मीटिंग करवाएगा इंडिया। तो चाइना ये बोल रहा है कि भाई अगर ये मीटिंग जम्मू कश्मीर में करवाई जाती है तो बोला कॉम्प्लिकेट हो जाएगी सिचुएशन, क्योंकि जम्मू कश्मीर को चाइना अपनी तरफ से भी डिस्प्यूटेड मानता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से तो है ही डिस्प्यूटेड। तो उस तरीके से अपनी तरफ से गीदड़ भभकियाँ दे रहा है। दूसरी चीज़ ये आ रही है कि चाइना जो है अगर जम्मू कश्मीर में ये समिट ऑर्गेनाइज करवाई जाती है इंडिया के द्वारा G20 की 2023 की, तो बोला चाइना अटेंड करे, इसके चांसेस कम है। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको पता है इलीगल मैनर में, हमारे लिए तो इलीगल ही है भाई कि हमसे बिना पूछे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर का आप पास कर रहे हो। तो उस पर जब पूछा गया तो यहाँ पर जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है उन्होंने एक बड़ी अजीब बात बोल दी जो कि आज तक चाइना ने नहीं बोली, कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पास किया है जो कि पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए है। इसका मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर बोल दिया, इसका मतलब चाइना ने ये स्टेटमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये तो कह दिया कि भाई पाकिस्तान ने कश्मीर को ऑक्यूपाई करा रखा है, जबकि पाकिस्तान क्या स्टेटमेंट देता है, आज़ाद कश्मीर। तो ये एक पॉइंट नया हाथ लगा है अभी, बाकी देखते हैं इसके क्या डिप्लोमेटिक इक्वेशन सेट होती है, टाइम बताएगा। ठीक है, बस जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो यही थी। आपको रात तक ये न्यूज़पेपर मिल जाएगा, देख लेना अच्छे से। जो बची हुई 1-2 छोटी मोटी न्यूज़ और है जो हाईलाइट कर दिया मैंने, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।